हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमको करनी है वर्कशीट नंबर 49। नाइन्थ क्लास का मैथ हम कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में आंकड़ों के बारे में सीखा था कि आंकड़े क्या होते हैं और उनका संग्रह कैसे करते हैं, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा कैसे करते हैं। लेकिन अब उन आंकड़ों को आपने इकट्ठा तो कर लिया, अब आपको उसके लिए कोई सारणी, कोई टेबल कुछ तो बनाना होगा ना। उसको नोटबुक पर या आप किसी भी रिकॉर्ड में कहीं पर भी उन आंकड़ों को जब आप लिखोगे तो किसी तरह से तो लिखोगे। अब ऐसे तो है नहीं आप ऐसे नंबर्स बस डाल दोगे। तो जब हम उसको प्रॉपर तरीके से सारणी में, टेबल में बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो अब देखते हैं, आज इसमें एक उदाहरण दे रखा है, इसी उदाहरण को पूरा समझाया गया है कि भी आंकड़ों को हम प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। और उससे एक ही मेथड होता है, वही हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है समझना। आपको बस ध्यान से वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण नंबर 1 में दे रखा है कि नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9th के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। मतलब क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30। उन 30 के 30 बच्चों ने जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, 39, 25, 5, 33, ये जो लिखी हुई है, ये पूरी जो लाइन है ये नंबर्स की दे रखी है। लेकिन अब ये नंबर्स तो ऐसे बिखरे हुए से रखे हुए हैं ना, अब हमें नहीं पता कि भाई 2 नंबर कितनों के आए हैं, 20 नंबर कितनों के आए हैं, 21 नंबर कितनों के आए हैं, बस ऐसे ही नंबर लिए और लिख डाले। लेकिन अब अगर इन्हीं आंकड़ों को प्रॉपर हम एक सारणी में बनाएंगे तो हम उससे बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, जो कि हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है आगे? तो इसमें हमें आगे क्या दिया गया है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, जैसे अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करने में आप कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि ऊपर जो सारणी दी गई है इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर बताओ और सबसे कम नंबर बताओ, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसी को सारणी में बना लोगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन में इन्होंने आंकड़े दे दिए, ऐसे ही लिख के दे दिए, ऐसे ही मतलब अरेंज नहीं कर रखा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे हम। हमको ये तो पता है कि 30 विद्यार्थियों के अंक हैं ये, लेकिन किसके कितने हैं, कितने ज़्यादा आए हैं, कौन से नंबर ज़्यादा है, कौन से नंबर कम है, 20 कितनी बार नंबर आए हुए हैं बच्चों के, 40 कितनी बार आए हुए हैं, तो ये सब हम पता नहीं कर पाएंगे। कोई अर्थ नहीं है इस इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन तो जब तक वैलिड होती है ना, जब तक वो समझ में आए किसी को। तो इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े मतलब रो डाटा कहते हैं, रो डाटा कहा जाता है। आपको याद रखना है यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े मतलब क्या हुआ, यही जो अरेंज नहीं होते, यथा प्राप्त आंकड़े। तो जब इस तरह से आपको बिना किसी अरेंजमेंट के ऐसे ही नंबर डाल के दे देते हैं तो इनको हम बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। यहीं से देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपका। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है 1 मार्क्स में। ऐसे आपको नंबर्स डाल के दे देंगे और बोलेंगे कि ये आंकड़े किस टाइप के हैं, इन आंकड़ों का प्रकार कौन सा है, इन आंकड़ों को क्या बोलते हैं। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो, यथा प्राप्त आंकड़े। अब इन आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए देखते हैं। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें। तो अब इसमें हम नीचे इन्होंने समझाया हुआ है कि इन आंकड़ों को अब प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, मतलब इस जो ये उदाहरण 1 है इसको सोल्व कैसे करना है। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने जाना कि भाई इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, और इसका जब हम आंसर करेंगे तो हम कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है इन क्वेश्चनों को करने का, सबसे पहला स्टेप होता है ये वाला। जो भी आपको आंकड़े दे रखे होते हैं, जैसे 39, 25, 5, 33, 19, 21, ये दे रखे हैं आंकड़े, इन सब आंकड़ों को सबसे पहले काम में क्या करना है, ये पहला स्टेप है आपका आंसर का। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है, ये काम करना है। या तो इन सारे आंकड़ों को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मतलब आरोही क्रम में लिख दो, या फिर अवरोही क्रम में, मतलब या तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। अब जैसे इन्होंने देखो बढ़ते क्रम में लिख रखा है। सबसे पहले सबसे 2 आया, इनमें से 2 सबसे छोटा नंबर 2 देखा, 2 जितनी बार आया है उतनी बार यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर सबसे छोटा नंबर देखा 5, फिर उसको 2 बार लिख दिया। ऐसे इसको बढ़ते क्रम में पहले पूरी सारणी को आपको लिखना है। फिर इसके बाद हमको बनानी है ये टेबल। अब ये जो पूरा ये जो समझाया गया है, ये जो टेबल बनाई है, ये वाला जो बॉक्स है ये मैं आखिरी में समझाऊंगी आपको। ये हमारा पहला स्टेप था, इधर जो हमने यहाँ पे करा तो पहला स्टेप था ऊपर। अब हमको बनानी है टेबल। तो इस टेबल को बनाना कैसे है वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, तो आपको वो बस ध्यान से सुनना। ये मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं बता रही, ठीक है, बस आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। देखो ये हमने पहले स्टेप में क्या काम करा, पहले स्टेप में हमने इस पूरी जितने भी आंकड़े दे रखे इनको हमने बढ़ते क्रम में लिख डाला। 2 2 5 5 12 12 ये लिखा हुआ है ना, 17 19। सबसे पहले स्टेप में हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये टेबल बनानी है। इस टेबल में क्या होएगा, अब ये अंक दे रखे हैं ना, तो आप अंक की हेडिंग दोगे। मिलान चिन्ह की हेडिंग हर एक क्वेश्चन में जाती है। फिर विद्यार्थियों की संख्या, मतलब अब बारंबारता का मतलब क्या होता है, बारंबारता लिखना मतलब ये है कि ये जो अंक 2 है इसमें देखो कितनी बार आया है। यहाँ पर अगर आप इधर ऊपर देखोगे तो अंक कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसके अंदर इधर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 की बारंबारता क्या होगी, 2। अब जैसे यहाँ पे 12 की देखो, 12 कितनी बार आया है, यहाँ पर 4 बार आया है। तो 12 की बारंबारता कितनी है, 4। इसका मतलब ये होता है बारंबारता का। तो हमने पहले यहाँ पे अंक लिखे, तो कौन कौन से लिखेंगे, पहले यहाँ पे 2 है तो पहले 2 लिखा। फिर यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 लिखा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 तो 12। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 तो फिर 17 लिख दिया। फिर यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 19 आ रहा है बार बार, फिर हमने 19 लिखा। फिर क्या आ रहा है, 21 तो 21। फिर यहाँ पे 25 तो 25। फिर यहाँ पे 33 तो 33। फिर 39 40 41 तो 39 40 41। इस तरह से हमको लिखते जाना है। अब मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं, मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ताकि इसको हम और इजी से दिखा सके। तो मिलान चिन्ह का यहाँ पे हमने बीच में बनाया, फिर यहाँ पे बारंबार था। तो 2 देखो कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो फिर 2 लिखा हमें। 12 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार, तो 4 लिखा। 17 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, तो 3 लिखा। इस तरह से इसके अंदर आप देखते जाओ और इधर आप ऐसे लिखते जाओ जो भी नंबर जितनी बार आया हुआ है। अब इसको देखकर आपको यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाना है। तो मिलान चिन्ह लगाने का तरीका क्या होता है, 2 आया तो हमने 2 ये डंडे ऐसे लगाने हैं, 2 लाइंस लगानी है। 4 आया तो 4 लाइंस लगेंगी। 5 जैसे आता है तो 4 लाइन लगाकर 1 2 3 4 और एक ऐसे यहाँ पर कट कर देना है 5। इस तरह से 5 को शो करते हैं। मान लो अगर आपके पास 8 आता, बाई चांस आपके पास 8 आ जाता, तो कैसे करते, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपको ये लिखना होता है, ठीक है। अगर 3 आएगा तो 1 2 3, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसका मिलान चिन्ह क्या करा, ये 3। तो इस तरह से ये पूरी सारणी हमको बनानी होती है और इस पूरी सारणी को बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, या फिर बारंबारता बंटन सारणी भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आए कि बारंबारता बंटन सारणी बनाओ, तो आपको एक टाइप से यही टेबल बनानी होती है। तो इसके लिए पहले आपको क्वेश्चन को बढ़ते क्रम में लिखना है, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन तो जो एग्जाम्पल है यहीं पे ख़त्म होता है। अब आते हैं इस पे, अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि परिसर निकालो, अगर पूछा जाए कि परिसर निकालो, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसी के अंदर अगर पूछा जाए कि परिसर निकालो, तो कैसे करेंगे। परिसर का मतलब ये होता है सबसे बड़ा नंबर देख लो आप, सबसे अधिकतम सबसे बड़ा नंबर क्या है, 41 है ना। तो 41 माइनस में सबसे छोटा नंबर देख लो, 2 है तो 2। कितनी बार आया है ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। तो जो परिसर होता है एक तरह से परिसर बराबर क्या होता है,
मैं आपको सिंपल भाषा में लिख रही हूँ, मैथ की भाषा में बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही। सिंपल जो लैंग्वेज होते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ सकता है आराम से, वही लिख रही हूँ। बड़ा नंबर माइनस में छोटा नंबर, बस आपको ये ध्यान में रखना है। परेशर मतलब ये होता है। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढो आप, इसमें 41 है, फिर माइनस कर दो, छोटा नंबर को है 2, तो 2, तो कितना आ जाएगा 41 माइनस में 2 बराबर में 39। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं करने के लिए। मैं इसमें से आपको फर्स्ट समझा रही हूँ, सेकंड आप खुद करना। सेकंड में आंकड़े ही दे रखे हैं, तो ये आप सेम टू सेम एग्जाम्पल की तरह आप कर सकते हैं। इसमें देखिए, देखो क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी के रक्त समूह ये हैं, ये सारे ब्लड ग्रुप्स दे दिए, रक्त समूह दे रखे हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए, है ना। तो बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो बस ये सारणी बनानी है हमको, मतलब ये टेबल बनानी है हमको, और कुछ करना नहीं है। तो अब इसमें कैसे बनाओगे। अब यहाँ पर तो हमको अंक दे रखे थे, इस क्वेश्चन में अंक दे रखे थे, इसलिए हमने इस टेबल के अंदर भी अंक बनाए। लेकिन अब क्या होएगा, इस क्वेश्चन में क्या होएगा, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, रक्त समूह। तो जो पहली हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, रक्त समूह की, रक्त समूह। फिर यहाँ पे मिलान चिन्ह की, सेकेंड हेडिंग मिलान चिन्ह की, और तीसरी में बनेगी यही बारंबारता की। तीसरी हेडिंग कौन सी बनेगी, बारंबारता। तो रक्त समूह में कौन कौन से लिखोगे, ए बी कौन कौन से आ रहे हैं ये देखो आप इसमें। एक तो एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक ओ आ रहा है, एक ए बी आ रहा है। इस तरह से आपको ढूंढकर लिखने हैं। अब ए को देखो कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर गिनो। एक यहाँ पर आ रहा है, और एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आया हुआ है, एक यहाँ पे आया हुआ है, एक यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर आया हुआ है, एक यहाँ पर आया हुआ है। बस, तो अब इन टिक्स को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार आया। तो यहाँ पे कितने बार आएगा, 8 बार ए आया है। और 8 को लिखना मैंने सिखाया मिलान में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपके 3 कॉलम बन गए, एक कॉलम ये बना और एक कॉलम ये बना। इस तरह से आपके 3 कॉलम बन गए। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है। मैं और प्रॉपर ढंग से लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के अंदर मैं हेडिंग चेंज कर देती हूँ। देखो यहाँ पे आप इसकी जगह तो लिखोगे आप रक्त समूह, रक्त समूह। यहाँ पे यही रहेगा मिलान चिन्ह, और यहाँ पे बारंबारता ही रहेगा। इधर अंक की जगह आप क्या लिख दोगे, ए बी ओ ए बी, इस तरह से ब्लड ग्रुप ढूंढ के लिखोगे। मिलान चिन्ह आप लिख ही सकते हो। तो यहाँ पे बारंबारता में अगर ए जितनी बार आया है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा 8 बार आया था तो हमने 8 लिख दिया, और इसके सामने 8 का मिलान चिन्ह। ऐसे फिर बी ब्लड ग्रुप का देखना, तो यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरी टेबल हम आपकी बनती जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई हो अच्छे से कि कैसे बनानी है। बहुत इजी टॉपिक था, कोई ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। बस ये याद रखना है कि बारंबारता बंटन सारणी बनती कैसे है। इसमें हमको पहले बढ़ते क्रम में लिखना है अगर हमको अंक दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर तो रक्त समूह दिया था पहले क्वेश्चन में, तो इसमें क्या बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखोगे। तो सिंपल जो सा ब्लड ग्रुप दिखता जा रहा है आपको, पहले ए दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, फिर ओ, फिर ए बी, फिर बस यही सब दे रखे हैं, फिर बी। तो बस इसी तरह लिखते जाना है आपको, और उसके सामने उनके बारे में बताते जाना है कि कितनी बार आया हुआ है, और उसी के हिसाब से फिर मिलान चिन्ह को आपको लगाना है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो इस वीडियो को फिर से देखना, और अगर समझ में आ गई हो तो फिर चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।